साधन के रूप में भारतीय जनसंख्या घनत्व वितरण व वृद्धि। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं, देखिए भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना में कितनी थी? 1 अरब 27 करोड़। ठीक है, जनसंख्या विश्व का कितना परसेंट है? 16.7%। और आप ये मान सकते हैं कि विश्व का हर छठवां व्यक्ति क्या है? भारतीय है। और चीन हमसे एक कदम आगे है, और हर विश्व का 5वां आदमी क्या है? चीनी है। मतलब हम लोग विश्व में किस स्थान पे हैं? हर छठवां व्यक्ति क्या है हम लोग में से? दुनिया के हर छठवां, भारतीय। हाँ भारतीय है। ठीक है, देखिए जब जरूरत हो तब अपना अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। आप लोग आवाज आ रही है पीछे से, है ना? जब पूछेंगे तो ऑन कर लीजिए। तो भारत में कुल जो भूमि है विश्व की वो 2.42% ही है। मतलब हमारे पास जमीन बहुत कम है। पूरी दुनिया की सिर्फ 2.42% ही जमीन हमारे पास है, लेकिन विश्व की जनसंख्या का 17% भाग भारत में निवास करता है। मतलब पहले 16 कहते थे, अब ये हो गया कि भारत का 1% और बढ़ गया, 17% हिस्सा भारत में निवास करता है दुनिया का। क्षेत्रीय प्रसार की दृष्टि से देखें तो विश्व भारत में रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां देश है। मतलब अगर आबादी के उसमें क्षेत्रफल में देखें तो भारत 7वें स्थान पे आता है, लेकिन आबादी में भारत दूसरे स्थान पे आता है। और क्या, भारत में विश्व का हर छठवां व्यक्ति भारतीय है। तो चीन को छोड़ दें तो पांचों बड़े क्षेत्रफल वाले देशों की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम। सोच लीजिए, इन सभी देशों की जनसंख्या को जोड़ दिया जाए, रूस, कनाडा, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन को छोड़ के, तो इन सब की जो सम संख्या है पूरी जनसंख्या को जोड़ के 6 देशों की, वो भारत से कम। ठीक है, 16 गुना बड़ा क्षेत्रफल होगा, और इस क्षेत्रफल में रहने वाली आबादी की मिली जुली जनसंख्या भी भारत की जनसंख्या से बहुत कम है। मतलब इन दुनिया के इन देशों के पास भारत के क्षेत्रफल से 16 गुना बड़ा एरिया उनके पास है, लेकिन भारत की जनसंख्या से इनकी जनसंख्या इन सबकी जोड़ के कम है। यह तथ्य दर्शाता है कि सीमित भूमि संसाधन में हम इतनी बड़ी जनसंख्या को लेके चल रहे हैं। हमारे पास जमीन भी कम है, लेकिन हमारे पास आबादी बहुत बड़ी है। तो इस दृष्टता से 3 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुल जनसंख्या को जोड़ भी दिया जाए तो भारत की जनसंख्या से कम है। और इसके साथ विडंबना यह है कि प्रतिवर्ष हमारी जनसंख्या 1 करोड़ 70 लाख आदमी बढ़ जाते हैं। हमारे देश में हर साल 1 करोड़ 70 लाख आदमी जुड़ जाते हैं, इतने बच्चे पैदा हो जाते हैं देश में। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के ज्यादा है। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उतने तो हमारे यहाँ हर साल पैदा हो जाते हैं। विश्व की सबसे घनी आबादी वाले चीन में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर भारत की वार्षिक वृद्धि दर से कम। मतलब भारत में जो पॉपुलेशन बढ़ने की रेट है वो चीन से जो है ज्यादा है, जबकि चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन भारत में वृद्धि दर ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हो गए। फिर क्या, जनसंख्या का घनत्व, ये क्वेश्चन आया था नोट्स में आपका पिछले साल के पेपर। तो जनसंख्या का घनत्व क्या कहलाता है? जनसंख्या का घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है, या आमतौर पर लोगों की संख्या प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसकी गणना के लिए ये सूत्र है, जनसंख्या का घनत्व बराबर होता है एक परिभाषिक क्षेत्र इकाई में लोगों की कुल संख्या और उसी क्षेत्र विशेष में कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। मतलब सपोज करिए कि अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर का जो पूरा एरिया होगा, अगर सपोज करिए कि 10-10 किलोमीटर हम मान लें कि 10 किलोमीटर गोरखपुर लंबाई में है और 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, ज्यादा ही होगा। अगर 10 किलोमीटर मान लें तो 100 स्क्वायर मीटर हुआ। और 100 स्क्वायर मीटर को अगर हम गोरखपुर की कुल जनसंख्या से भाग देते तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का घनत्व 44 करीब आएगा आपका। 440 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा गोरखपुर। तो घनत्व का निर्धारण करने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, और इस तरीके से यह प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को बताता है। यही जनसंख्या घनत्व कराता है। उदाहरण के लिए मान भी लिया जाए कि एक जिले की जनसंख्या 2,50,000 है, तो और उसका क्षेत्रफल 1,000 वर्ग किलोमीटर है, तो इस जिले में जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाएगी? जनसंख्या का घनत्व हो जाएगा 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या करेंगे, 2,50,000 को 1,000 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास जो आंकड़ा आएगा वो आएगा 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 वर्ग किलोमीटर लंबे और 1 वर्ग किलोमीटर चौड़े स्थान में
कितने व्यक्ति रहते हैं उस शहर में? 250 लोग। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व तो ये टिप्पणी में आया था पिछले के पिछले साल, तो इस साल भी आ सकता है। ठीक है, एक ये कि कैसे प्रभावित होता है जनसंख्या घनत्व, तो ये नक्शा दिखाई दे रहा होगा आपको। इसकी कुछ भौतिक विशेषताएं होती है, जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करती है। जैसे जहाँ का जीवन कठिन होता है, जहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियां बहुत कठिन है, वहाँ आबादी कम होती है। अगर ध्यान से भारत का ऊपर का हिस्सा ये देखिए, ये वाला हिमालय का जम्मू कश्मीर, तो यहाँ आबादी बहुत ही कम है। अब इस एरिया को देखिए, लद्दाख को, तो यहाँ पे और भी कम। ठीक है, तो वही तीन तीन बिंदु दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आबादी बहुत कम है, क्यों? मरुस्थल इलाका है, यहाँ सूर्य नहीं निकलता है। सूरज न निकलने के कारण यहाँ पे पानी तो है, नदी है ये पूरी, ये इसी पे विवाद है ना भारत का चाइना से। तो ये नदी होते हुए यहाँ पर कोई भी चीज नहीं उगती है। क्यों? सूरज की रोशनी नहीं, क्योंकि इतना मौसम ठंडा रहता है कि सूरज निकलते निकलते कई साल हो जाते हैं। कई कई साल में एक दो बार सूरज दिखाई देता है। तो लद्दाख में ये हिस्सा जो है पूरा पूरा मरुस्थल है, और बर्फीला मरुस्थल। तो ये वो इलाका हो गया, यहाँ आबादी कम है। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये इलाका, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आबादी देखिए कितनी घनी है। और आप राजस्थान देखिए, राजस्थान में आबादी उतनी घनी नहीं है। दिल्ली को देखिए, एकदम आबादी घनी, ये रही दिल्ली, ये एकदम काला ही हो गया, कितनी भयंकर आबादी। ठीक है, और ये इलाका देखिए, ये पंजाब का वो इलाका है, अमृतसर वाला। यहाँ पे आबादी देखिए कितनी ज्यादा है, औद्योगिक जगह है, आबादी ज्यादा है। ठीक है, तो हर बड़े शहर के पास जब देखेंगे तो आपको ज्यादा बिंदियां दिखाई देंगी। और जितना ही पहाड़ या रेगिस्तान की बात की जाएगी तो वहाँ जीवन कठिन है, हरियाली नहीं है, तो वहाँ पे आबादी कम। तो क्या क्या चीजें प्रभावित करती है जनसंख्या घनत्व को? प्रकृति भी प्रभावित करती है, भौतिक विशेषताएं हैं, इसकी वजह से आबादी कम हो जाती है। थार मरुस्थल में कम है आबादी। और कहाँ आबादी ज्यादा होती है? सिंध गंगा के मैदान, ये इलाका, उत्तर प्रदेश बिहार, यहाँ आबादी भयंकर है। कारण क्या है? ये सिंध गंगा का मैदान है, यहाँ पानी पर्याप्त है, नदियां हैं, सिंचाई के साधन है, और उपजाऊ जमीन है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बस गए। अब देखिए जनसंख्या घनत्व का वितरण कैसे होता है। संसार की जनसंख्या अथवा किसी भी देश की जनसंख्या उसके सभी भागों पर समान रूप से वितरित नहीं होती। भारत के लिए भी यही व्यवस्था लागू है। देश के कुछ भागों में घनी जनसंख्या है, कुछ भागों में मध्यम जनसंख्या है, तो कुछ भाग जो है क्या है? जनसंख्या विहीन है। विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का आकार की तुलना कुछ तरीकों से की जा सकती है। इनमें से एक तरीका है विभिन्न क्षेत्रों की पूरी जनसंख्या के आकार की तुलना कर। परंतु इस विधि से क्या होगा? जनसंख्या उस क्षेत्र के प्राप्त क्षेत्रफल अथवा उसके आधार संसाधनों के बीच संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। कहने का मतलब ये, अगर पूरे भारत को लेकर चले और भारत की पूरी आबादी को डिवाइड करें, तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा घनी है और कहाँ कम है। अगर पूरे यूपी को देखो, तो अपना यूपी ही अमेरिका के बराबर आबादी रखता है। इस समय 24-25 करोड़ आबादी है भारत यूपी की, और उतनी अमेरिका की रियल आबादी है। तो हमारी आबादी और हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है, तो हम लोग उसको लेके नहीं चल सकते। सिंगापुर का क्षेत्रफल मात्र 630 वर्ग किलोमीटर है, जबकि चीन का क्षेत्रफल क्या है? 95 वर्ग किलोमीटर है। एक इतना छोटा और दूसरा एकदम विशाल है। सोचिए कि सिंगापुर का क्षेत्रफल कम है और 630 वर्ग किलोमीटर है, जबकि चीन का क्षेत्रफल क्या है? 95 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा और एक बहुत ही बड़ा है। और आबादी बहुत ज्यादा है, घनी आबादी है सिंगापुर में। तो इससे स्पष्ट है कि चीन की तुलना में सिंगापुर कितना भीड़ भाड़ वाला है, जबकि विभिन्न देशों की जनसंख्या की तुलना में सामान्यतः उस देश में जनसंख्या के घनत्व के रूप से की जाती है। इस विधि से मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखा जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि जमीन कितनी है और आबादी कितनी है वहाँ। तो ये जनसंख्या घनत्व को बताता है। और हर जगह जनसंख्या का घनत्व अलग अलग है। जहाँ पर रोजगार के साधन होते हैं, या बहुत ज्यादा प्राकृतिक संपदा होती है, या कोई भी ऐसा साधन हो जिसकी वजह से व्यक्ति उन्नति कर रहा है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वहां पे आबादी का घनत्व ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ पे रोजगार के साधन इतने हैं कि बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं काम करने, बॉम्बे जाते हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ की आबादी अधिक, घनत्व ज्यादा है। ठीक है, अब आइए, तो देश के क्षेत्रफल को समान रूप से वितरित करते हुए प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जितनी जनसंख्या समाहित होती है उसकी गणना की जाती है। इसे अंकगणितीय जनसंख्या का घनत्व भी कहते हैं। अंकगणितीय मतलब गणित के आधार पर निकाली गई जनसंख्या का। किसी भी क्षेत्र या देश की कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के देश में जमीनी क्षेत्रफल से भाग देने पर हमको क्या पता चलता है?
जनसंख्या घनत्व। तो 2001 में जब जनगणना हुई थी भारत की, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इस समय 400 के आसपास हो। तो पिछले 100 वर्षों में जनसंख्या का घनत्व चौगुने से भी ज्यादा बढ़ गया। बाप रे। 1901 में जनसंख्या घनत्व मात्र 77 था। अब सोचिए कि 10 साल के बाद ही जनसंख्या घनत्व कितना हो गया। पहले 77 था और 324 हो गया, यानी 4 गुना हम लोग बढ़ गए 1 किलोमीटर। मतलब इतनी आबादी बढ़ गई, 10 साल में 4 गुने हो गए। जबकि सन 2001 में 324 हो गया। इसे एक बात से और समझाया जा सकता है। कहा जाए भारत की जनसंख्या का घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इससे यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि देश में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर आबादी 324 व्यक्तियों की होगी। वास्तव में जनसंख्या का वितरण भारतवर्ष में बहुत ही अनियमित है। अरुणाचल प्रदेश में औसतन जनसंख्या क्या है, 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि दिल्ली में क्या है, 9,294 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब अंदाजा लगा लीजिए, अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का, और उसकी आबादी इतनी कम है कि वहां पे 13 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया में। 1 किलोमीटर लंबे 1 किलोमीटर चौड़े एरिया में सिर्फ 13 व्यक्ति। और दिल्ली में 9,294 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े स्थान। इतनी घनी आबादी। विभिन्न क्षेत्रों और देश की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन सार्थक और उचित तभी हो सकता है जब उस देश की जनसंख्या के औसत घनत्व को आधार मानकर अध्ययन किया जाए। घनत्व से व्यक्ति की भूमि के बीच अनुपातिक संबंध का बोध होता है। किसी क्षेत्र अथवा देश की जनसंख्या के घनत्व को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या बटे देश की सकल भूमि का क्षेत्रफल। तो इसको हम, ये फार्मूला हो गया घनत्व निकालने का, लास्ट वाला ये कि घनत्व क्या है, घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या बटे देश का सकल भूमि का क्षेत्रफल। अब जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित क्या क्या करते हैं, किस वजह से जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, तो उसमें कुछ भौतिक कारण है, जैसे भूमि की बनावट, आकृति, जलवायु और मुद्रा। ये भौतिक कारण है जो दिखाई दे, भौतिक मतलब जो दिखाई दे रहा हो, और इसकी वजह से जनसंख्या घनत्व बढ़ जाए। जैसे भू की आकृति, तो जहाँ पहाड़ होती है, ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, जहाँ रेलों का या सड़क का जाल नहीं बिछा होता है, वहाँ की आबादी कम होती है। जैसे राजस्थान को ले लीजिए, पहाड़ों की जितनी भी जगह है, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, तो यहाँ आबादी कम है। कारण क्या है वहाँ आबादी कम होने का, वहाँ की भू आकृति, ऊंचे नीचे पहाड़ है, सड़कें नहीं बन सकती, जीवन कठिन है, तो इस वजह से लोग वहाँ कम बसते हैं। और उत्तर प्रदेश को ले लीजिए अपने, तो बराबर के मैदान है, छोटी नदियां हैं, ज्यादा बड़ी नदियां नहीं है, ज्यादा चौड़ाई नहीं है, तो पुल बनाना आसान है, सब कुछ करना आसान, तो यहाँ की आबादी बढ़ गई। अब जलवायु को लीजिए, किसी स्थान की जलवायु जनसंख्या के स्थानिक वितरण और प्रसार को प्रभावित करती है। अब राजस्थान के गर्म व सूखे रेगिस्तान, ठंडे, आर्द्रता, नमी, पूर्वी हिमालय भूभाग, अगर इन सबको लें तो जलवायु की वजह से लोग नहीं बसते। अब मान लीजिए कुछ लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, तो कहाँ जाएंगे, हिमालय पे बसने के लिए। लेकिन हिमालय पे रहना आसान नहीं, क्योंकि खाने पीने के साथ वो नहीं उगता, कुछ भी उगता नहीं है, जो नीचे से जाता है वो बहुत महंगा पड़ता है, तो वहाँ लोग बसना नहीं चाहते। अत्यधिक आर्द्रता वाली जगहों पर भी लोग नहीं रहना चाहते, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है वहाँ सामान बहुत खराब होता है घर का, न खाने का सामान सही रह पाता और ना ही बीमारियां भी तमाम होती हैं आर्द्रता वाली जगहों पर, तो वहां भी नहीं, आबादी कम होती। तो हम लोग को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ज्यादा गर्म हो, ना ज्यादा ठंडा हो, ना ज्यादा बारिश होती हो, तो इस तरह का टेम्परेचर अपने गोरखपुर का है। तो बहुत सारे लोग हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, इन कारणों से इस जनसंख्या का वितरण असमान व घनत्व कम होता है। केरल, पश्चिम बंगाल की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी अनुकूल है कि आबादी क्या है, सघन रूप से एक समान रूप से वितरित है। अगर बंगाल और केरल को देखिए तो वहाँ उतना ज्यादा वो नहीं है। अगर कलकत्ता को छोड़ दिया जाए तो पूरे बंगाल में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोग एक ही जगह पे रहते हैं, वहाँ लोग बराबर बराबर दूरी पे रहते हैं। और अपने उत्तर प्रदेश में लेंगे तो एक ही जगह बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। मट्टी मट्टी भी प्रभावित करती है, जहाँ की मट्टी बहुत उपजाऊ है वहाँ आबादी ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार ले लीजिए, ठीक है। और जहाँ की मट्टी कम उपजाऊ होती है, जैसे आप राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश का सभी इलाका अच्छा नहीं है फसल उगाने के लिए, तो वहाँ आबादी क्या है, कम। इसके बाद सामाजिक कारण भी होते हैं। सामाजिक कारणों से भी क्या होता है, आबादी कम अधिक होती रहती है। सामाजिक कारण में सांस्कृतिक राजनीतिक कारक हैं, जैसे मुंबई को ले लीजिए, पुणे को ले लीजिए, ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तो वहाँ लोग नौकरी के लिए जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ आबादी ज्यादा है। आर्थिक कारक में भौतिक कारकों के समान सामाजिक आर्थिक कारक भी जनसंख्या का, जैसे जहाँ बहुत ज्यादा तरक्की होती है तो वहाँ चीजें आकर्षित करती हैं, लोग दिल्ली इसलिए जाते हैं कि भाई वहाँ ऊंचे ऊंचे पुल हैं, मॉल हैं, सभी सुविधाएं हैं, अच्छे अस्पताल हैं, एम्स है, वेदांता है,
ठीक है, तो बड़े बड़े अस्पताल है, हर चीज का इलाज हो जाता है। तो वहाँ आबादी ज्यादा बसना चाहती है क्योंकि सुविधाएं ज्यादा है। देश की राजधानी भी है, और राजनीतिक कारण भी से भी लोग जाके बसते हैं कि जिनको राजनीति में अपना भविष्य तलाशना है वो भी दिल्ली उल्ली जाके बस जाते हैं, भाई धीरे धीरे नेतागिरी करते रहेंगे, हो सकता है मंत्री वगैरह हो जाए। ठीक है। अब प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता, जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं वहां भी लोग जाके बसते हैं। जैसे अगर कुछ आप क्षेत्रों को देखिए जहाँ लोहा निकलता है या कोयला निकलता है, चूना निकलता है, मैग्नीज निकलती है, तो वहां पे पर्टिकुलर उस शहर में आबादी बहुत ज्यादा होती है। जैसे जमशेदपुर टाटा ले लीजिए झारखंड में, तो उस पर्टिकुलर शहर में बहुत आबादी है। रांची देश की वहाँ की राजधानी है, वहाँ सुविधाएं ज्यादा है तो वहाँ आबादी ज्यादा है, लेकिन बाकी झारखंड में आबादी आपको देखने को नहीं मिलेगी, दूर दूर तक जंगल दिखाई देंगे। तो सभी संपूर्ण विकास एक जैसा नहीं होता। औद्योगिक केंद्रों और नगरों के समीप लोग बसना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ रोजगार के साधन होते हैं, पढ़ने की सभी सुविधाएं होती हैं, तो इसलिए वहाँ आबादी बढ़ जाती है। राज्य स्तर पर जनसंख्या का घनत्व अगर देखिएगा पूरे भारत में, तो आपको देखिए क्या आंकड़े दिखाई देते हैं। भारत में राज्य स्तर पर उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या घनत्व को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, फिर मध्य घनत्व वाले और सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं। तो अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, तो सिंपल सी बात है, कहाँ घनत्व ज्यादा है आपको दिखाई देगा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, ये मध्य घनत्व वाले क्षेत्र है। और सबसे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार है। और कुछ केंद्र शासित जगह है जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, तो इनमें आबादी घनत्व ज्यादा है। ठीक है, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों में कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, आसाम, दादर, नगर हवेली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। अब आप कहेंगे महाराष्ट्र मध्य वाले में है, जबकि महाराष्ट्र में मुंबई में बहुत ज्यादा घनत्व है, तो पर्टिकुलर एक शहर में ज्यादा है। पूरे महाराष्ट्र में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा नहीं है, मध्यम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना एरिया महाराष्ट्र राज्य के पास है उतनी आबादी वहां नहीं रहती, उतने ज्यादा लोग नहीं रहते। एरिया ज्यादा है, लोग कम रहते हैं, पर्टिकुलर एक शहर में ज्यादा रहते हैं, मुंबई में। ठीक है, और उसी हिसाब से आप मध्य प्रदेश को मध्यम में ही रख सकते हैं, गुजरात को मध्यम में रख सकते हैं, गोवा को, राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये ऐसे राज्य हैं हमारे देश के जहाँ मध्यम घनत्व है, ज्यादा लोग नहीं रहते एक ही जगह। ठीक है। अब कम घनत्व वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो उसमें अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, अंडमान निकोबार। ये ऐसी जगह है जहाँ की भूमि आकृति, कम वर्षा, अस्वस्थकर जलवायु होना, सही विकास ना होना, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं ना होना, रोजगार की कमी होना, इन सब कारणों से उबड़ खाबड़ जमीन, भूमि, कठिन जलवायु, इन सब के कारण यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कम है। अगर जिला स्तर पे बात की जाए जनसंख्या घनत्व की, तो वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली में ज्यादा मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले जो है वहाँ घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब सोच लीजिए, हिमाचल प्रदेश में 2 जिले ऐसे हैं, लाहौल और स्पीति, जहाँ 2 व्यक्ति रहते हैं सिर्फ 1 किलोमीटर एरिया में, 2 आदमी। और दिल्ली में 29,395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इतनी घनी आबादी जिले के हिसाब से देखा जाता है। देश में वर्ष शीर्ष 20 जिलों में पूर्णतः शहरीकरण हो चुका है इस समय हमारे वहाँ, जिसकी बात चल रही ना सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की। तो स्मार्ट सिटी क्या है? कम जगह पे ज्यादा आदमियों को रखना और उनको सभी सुविधाएं दे देना। ठीक है। अब जनसंख्या की वृद्धि, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि वहां की जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास पर निर्भर करती है। जन्म दर को प्रति व्यक्ति प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या से गणना की जाती है। मतलब 1,000 पे कितने बच्चे जीवित बच रहे हैं या पैदा हो रहे हैं, उससे जनसंख्या दर, जन्म दर मालूम की जाती है। इस प्रकार मृत्यु दर भी प्रति 1,000 व्यक्तियों में कितने लोग मर रहे हैं उससे गणना की जाती है। साधारणतः विभिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या के आयकर ढांचे का प्रभाव जन्म दर पर पड़ता है। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। मतलब हमको दोनों को निकालना पड़ेगा, जन्म दर में से मृत्यु दर को माइनस करेंगे तो हमको नेचुरल ग्रोथ रेट पता चल जाएगी अपने देश की कि किस तरीके से आबादी हमारे देश की बढ़ गई। लोगों के एक स्थान, स्क्रीन पे हाथ मत चलाइए आप लोग, लोगों एक स्थान, लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान व एक देश से दूसरे स्थान को प्रवास कहते हैं। और एक देश के दूसरे देश में जाकर बसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनसंख्या प्रवास कहलाती है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, जनसंख्या प्रवास क्या कहलाती है, माइग्रेशन क्या कहलाता है। तो जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर या एक देश से लोग दूसरे देश पर जाके बसते हैं तो वह प्रवास या माइग्रेशन कहलाता है। ये पूछा था एक बार टिप्पणी में।
एक देश से दूसरे देश में जाकर बसने की प्रक्रिया जनसंख्या का प्रवास कहलाती है। जैसे भारत से बहुत सारे लोग अरब कंट्री में काम करने जाते हैं, या पहले लोग सिंगापुर जाते थे काम करने के लिए, है ना, तो थाईलैंड जाते थे। तो इन सब देशों में जो लोग काम करने जाते थे वो लोग, ये क्या कहलाएगा, प्रवास। जनसंख्या प्रवास की दर उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या बढ़ने और घटने से पता चलता है। जनसंख्या वृद्धि की दर जो है धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अगर जैसे इस समय देखा जाए तो कोरोना में हो सकता है कि किसी देश की ऋणात्मक रही, हमारे देश की नहीं रही। हमारे देश में जितने लोग मरे नहीं, उससे ज्यादा लोग पैदा हुए हैं, लेकिन इस देशों में इस समय ऋणात्मक हो गई थी जनसंख्या, वृद्धि नहीं हो रही थी, उनकी घट रही थी। तो धनात्मक वृद्धि दर तब होती है जब किसी क्षेत्र में जन्मे बच्चे तथा अप्रवासी भारत में आने वाले व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र में मरने वाले व्यक्तियों या क्षेत्र के बाहर जाने वाले लोगों या व्यक्तियों की संख्या से ज्यादा हो। ऋणात्मक वृद्धि दर उपरोक्त बातें ठीक उल्टी लागू होती तथा इसमें किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या लगातार कम होती रहती। ठीक है, अब ये कुछ आंकड़े हैं, ये जन्म दर और मृत्यु दर बता रहे हैं आपको 2011 तक के आंकड़े हैं, 2001 तक के आंकड़े। तो अगर जन्म दर देखिएगा प्रति हजार पे तो 24.8 है वर्तमान में, और मृत्यु दर प्रति हजार पे देखेंगे तो 8.9 है। 1000 में से 8.9 लोग ही मरते हैं। और प्राकृतिक वृद्धि दर जिसको आप कहेंगे जनसंख्या बढ़ने की दर, तो वो 15.9 है। और प्राकृतिक वृद्धि दर प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो 1.59% है, ईयरली बढ़ रही है भारत। ठीक है, तो ये आंकड़े थे आपके। अब ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, पाई चार्ट आप लोग को, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या क्या पता चल रहा है कि आबादी का वितरण कैसे है। ठीक है, अगर इसको चार्ट को देखो तो उत्तर प्रदेश, पूरे देश का 16% आबादी हमारे उत्तर प्रदेश में रहती है। और एक चीज बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि 16% ही हम विश्व में भी रखते हैं, मतलब विश्व की जनसंख्या का 16 से 17% है हम लोग। और अगर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देश की आबादी के 17% लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%, पश्चिम बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%, मध्य प्रदेश में 6% लोग रहते हैं। और ये छोटा पतला इसलिए दिखाई दे रहा है आपको, कहीं कहीं देखिए महाराष्ट्र और बिहार 9-9% दिखाई दे रहा है, और कहीं कहीं ये राज्य छोटे हैं एरिया, लेकिन आबादी जो है अच्छी खासी है। मध्य प्रदेश 6%, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश का एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन आबादी सिर्फ 6%। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल का राज्य है और आबादी कितनी है देश की, 6%। कर्नाटक 5%, गुजरात 5%, उड़ीसा 3%, केरल 3%, झारखंड 3%, आसाम 3%, पंजाब में सिर्फ 2% लोग हैं आबादी के। ठीक है, तो और ये ग्राफ है प्रति दशक वृद्धि दर प्रतिशतता बता रहा है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1951 और 2011 के दौरान। ये करंट का आंकड़ा है 2011 तक का कि 17.94% जो है 2011 में आबादी गिर के आ गई। ठीक है, ठीक है, तो ये करंट का आंकड़ा है। अब ये ग्राफ है भारत की कुल जनसंख्या किस तरीके से बढ़ी, देखिए 1901 में हमारी आबादी 238.40 मिलियन ही थी, लाखों में थी। और आबादी बढ़ के यहाँ पे क्या आ गई, 1210.19 2011 में। तो कितनी तेजी से बढ़ी है। सिर्फ एक साल, एक ये 1911 से 1921 के बीच ही एक ऐसा समय था कि आबादी आपको ना बढ़ती हुई दिखाई दे रही ना घटती हुई दिखाई दे रही, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 252.09, 251.31। कोई बताएगा कारण, आप लोग में से बताइए इस बीच में आबादी क्यों नहीं बढ़ी। हेलो, कोई बताओ जल्दी, कोई आइडिया नहीं। नहीं मालूम सर। इस समय कौन सा साल चल रहा है, 2021। यस। और क्या है इस समय, क्या बीमारी आई हुई है, कोरोना की। कोरोना की। और समय उस समय स्पेनिश फ्लू आया था आबादी वहीं की वहीं रुकी हुई है। ठीक है, हर 100 साल पे कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आती है और बहुत भयंकर तरीके से लोगों को धरती से बटोर के ले जाती है। ठीक है, ये भी एक मतलब कहिए, हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा होता ही होगा ही, ऐसा होता ही है,
लेकिन ये चला आ रहा है ट्रेंड। इससे ठीक 100 साल पहले ही एक आपदा आई थी इसी तरह की, और बहुत बड़ी आबादी धरती से साफ हो गई। एक बीमारी सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एक डांसिंग फ्लू करके बीमारी आई थी, उसमें लोग नाच नाच के मर जाते हैं। नाचते ही रहते थे और रुकते ही नहीं थे और मर जाते थे डांस करते। ठीक है, तो कैसे ठीक हुआ? है ठीक क्या हुआ, उसको कुछ असर उस वायरस का कम हुआ तो लोग बचे, जो लोग बच गए। यूरोप में फैली थी वो, इंडिया में नहीं आई थी डांसिंग फ्लू। लेकिन स्पेनिश फ्लू इंडिया में आई थी और महात्मा गांधी खुद इससे संक्रमित हुए थे, बच गए। मरते मरते बचे थे महात्मा गांधी इस पीरियड 1911 और 1921 के बीच, खुद संक्रमित थे। ठीक है, और बॉम्बे में उसी समय में करीब करीब मेरे अंदाज से 2 या 3 करोड़ लोग मरे उससे, भारत में स्पेनिश फ्लू से। तो उससे तो इस बार की आपदा कम। ठीक है, अब आप इस आंकड़े को इस चित्र को देखिए, भारत की जनगणना 2011 का है। अब आपको इसमें जो कलर दिखाई दे रहे हैं ना, गड़बड़ हो गया, इसका कलर चार्ट हम नहीं डाले बीच में। तो ये बताता है आपको आबादी कहाँ घनी और कहाँ कमजोर है। ठीक है, तो ये कलर है अपना वाला, उत्तर प्रदेश का, ये सबसे घनी आबादी है। उसके बाद का एरिया ये है बिहार और बंगाल। और ये जो ग्रीन वाला है ये कम आबादी को बताता है, और ये उससे भी कम आबादी को बताता है। ठीक है, और ये जो है मध्यम आबादी को बताता है, ये पीला वाला कलर। ठीक है, तो ये अपने देश का नक्शा और जनसंख्या के घनत्व को बताता है। इस पे क्वेश्चन आया था, लॉन्ग में भी आ सकता है तो घनत्व। अब जनसंख्या वृद्धि क्या पूछ रहा था, कोई एक आदमी पूछ रहा था अभी सवेरे, क्या क्वेश्चन पूछ रही थी? सर पूछे हाँ। थे जनसंख्या वृद्धि का व्यक्तिगत विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जनसंख्या की वृद्धि व्यक्तिगत विकास पे असर पड़ता है। अगर आप जैसे व्यक्तिगत विकास मतलब हम लोग जैसे का मतलब मेरा या तुम्हारा विकास। अगर जनसंख्या देश में यस। बहुत बहुत ज्यादा है तो हमको हर एक चीज में विकास में असर पड़ेगा। देखो, पढ़ने जाएंगे अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फीस महंगी होगी, हर चीज तुमको महंगी होगी। आबादी अधिक होने की वजह से आपका व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाएगा। जो चीजें आपको सस्ते दाम में अवेलेबल हो जानी चाहिए थी, जैसे आप डेनमार्क को ले लो या स्विट्जरलैंड को ले लो, तो इन देशों में 2 चीजें फ्री हैं हर आबादी के लिए। क्या क्या? एक स्वास्थ्य सुविधाएं, दूसरा शिक्षा। हमारे देश में दोनों ही नहीं फ्री हैं भी तो ऐसी घटिया जगहों पर है जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। अब सरकारी अस्पताल में जाओ तो इलाज नहीं होता है, तो वो फ्री तो है लेकिन वो बेकार है। वहां पे आप मर जाएंगे, कोई इलाज नहीं होगा आपका। तो आप प्राइवेट सेक्टर में ही जाते हैं, तो व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाता। अगर आबादी कम होती तो सरकार अच्छी सुविधाएं जनसंख्या को दे सकती थी, जनता को, और उनको रोजगार भी मिल जाता सही समय पे। तो ये सब चीजें, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत विकास पर असर पड़ता है। बहुत सारे कारण तुम लिख सकते हो, तुम अपने ऊपर रख लेना उसको और उसके बहुत सारे कारण लिख लोगे एग्जाम में अगर आ जाए तो तुम अपने ऊपर रख लेना। और ये सोचना कि अगर आबादी कम होती तो हमको क्या क्या सुविधाएं मिल जाती। आराम से किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल जाता, कम पैसे में पढ़ लेती, तुमको जॉब आराम से मिल जाती पढ़ने के बाद, और काफी पैसा कमा लेती, और तुम्हारा व्यक्तिगत विकास होता। आज हम लोग जाते हैं, आबादी अधिक होने के कारण एक चौराहा नहीं पार कर पाते, जहां हमको 10 मिनट में पहुंचना वहां 1 घंटे पहुंच पाते हैं, आबादी अधिक होने के कारण। आप गोरखपुर में आ जाइए, जितना समय आपका ट्रांसपोर्ट में बर्बाद होता है उसका आधा समय लगता है। और आप ट्रेनों में जाते हैं तो रिजर्वेशन वेटिंग मिलता है, लंबे कई कई दिनों तक आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो ये सभी चीजें जनसंख्या की वजह से ही, व्यक्तिगत विकास नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो अपने आप को आप रख लीजिएगा, बहुत सारे कारण आपको मिल जाएंगे। अपने आप को सोच लीजिएगा कि हम यहाँ पे खड़े हैं और देश की आबादी अधिक, हम क्या क्या नहीं कर पाते इस आबादी के कारण। ठीक है, हम ही जब ट्रेन में चढ़ते हैं ना, कभी कभी कहीं जाना रहता है एग्जाम देने, और जब हम खड़े होकर यात्रा करते हैं ना तो बहुत ही गुस्सा आता है इस चीज के ऊपर, अपनी देश की जनसंख्या पे कितनी ज्यादा है। अगर यही जनसंख्या नहीं होती तो हमको बैठने के लिए सीट मिल जाती ना। कभी कभी मैं 8-8 घंटे 7-7 घंटे खड़े खड़े यात्रा की। क्यों? क्योंकि सीट ही नहीं मिलती, इतनी आबादी, और रिजर्वेशन नहीं मिलता तो जनरल की टिकट लेनी पड़ती। तो जाना जरूरी है। मान लीजिए किसी का एग्जाम है, तो कल एग्जाम है तो उसको देना ही है, तो कैसे भी जाए, पैसा होगा तब ना जहाज से जाएगा या किसी और साधन से जाएगा, तो जाएगा तो ट्रेन से। तो इस वजह से दिखाई देता है देश की जनसंख्या क्या असर डाल रही है व्यक्तिगत विकास में। मान लीजिए हम थके हुए हैं तो हम जो एग्जाम देंगे उसमें परसेंटेज भी तो कम आएगी, तो हमारा विकास रुका कि नहीं रुका? अधिक परसेंटेज आती तो हमारा सिलेक्शन आसान होता। तो असर जनसंख्या वृद्धि का हर जगह पड़ता है व्यक्तिगत विकास में। ठीक है, अच्छा खान पान नहीं मिलता, जल्दी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, हमारी उम्र कम हो जाती है। जो हमको 70 साल जीना है वो 60 साल जिएंगे अधिक आबादी के कारण।
बहुत सारी चीजें, और हर चीज जीवन में लेट हो जाएगी, कोई भी चीज आपको सही समय पे नहीं मिलेगी जनसंख्या वृद्धि का। जनसंख्या वृद्धि किसी देश के मानव संसाधन के रूप में भी मानी जाती है। ह्यूमन को खुद रिसोर्स माना जाता है, हम लोग क्या है, रिसोर्स है देश के लिए। तो भारत की जनसंख्या लंबे समय से बढ़ रही है। 1901 में 238 करोड़ की आबादी और वर्ष 2001 में 1028 करोड़, मतलब 1028 करोड़ हो गई, है ना। तो आबादी हमारी बढ़ती ही जा रही देश। जनसंख्या वृद्धि के मूल देखो, बहुत सारे लोग कारण लिखते हैं ना, छोटे बच्चे जनसंख्या वृद्धि की हेडिंग लिख देते हैं, लेकिन मेनली 3 कारण होते हैं जनसंख्या वृद्धि सही दृष्टि से। एक तो आपकी जन्म दर, दूसरी मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ने के 3 कारण होते हैं। कितनी तेजी से उस देश में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितनी तेजी से लोग मर रहे हैं, घट रहे हैं, मतलब घट रहे हैं, मर रहे हैं। और तीसरी चीज होती है प्रवास। अगर भारत में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ जाए तो विदेश से लोग भारत में काम करने आएंगे। जैसे नेपाली आते हैं हमारे देश, नेपाल से लोग यहाँ नौकरी की तलाश में आते हैं, तो वो प्रवास की वजह से भी जनसंख्या बढ़ी है। बांग्लादेश से लोग भाग के आते हैं भारत में नौकरी के लिए, उसकी वजह से भारत की आबादी बढ़ी है। तो मेनली जनसंख्या बढ़ने के 3 कारण होते हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण होता है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, ये एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको, जनसंख्या का जन्म दर, मृत्यु दर और वृद्धि दर का ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, और ये ईयर दिखाई दे रही है 1911 से 2001 तक का। तो बीच में जब आप देखेंगे 1971, ये इतना खराब समय था भारत का। 1971 से लेकर 1981 में इतनी भयानक तरीके से जनसंख्या की खाई, मतलब ये देख रहे हैं बीच का डिस्टेंस, इतनी तेजी से जन्म दर बढ़ी और मृत्यु दर उतनी तेजी से घटी उस पीरियड में। तो इस पीरियड में भारत की आबादी सबसे तीव्र गति से बढ़ी है। किस किस ईयर के बीच में, 1961 से लेकर 1981 के बीच में 20 सालों में भारत की आबादी में भयंकर वृद्धि हुई। अब धीरे धीरे इस पर ध्यान दिया गया तो ये घट रही है, ये नीचे नीचे डिक्लाइन कर। ठीक है, तो ये पूरे चित्र को डिफाइन किया है, चित्र देख के वैसे भी आसान जाएंगे। आगे चलते हैं, देखिए कुछ आंकड़े और डाटा के स्रोत क्या होते हैं। एक क्वेश्चन आता था जनांकी करके आया है टिप्पणी में, या जनांकी का मतलब होता है जनसंख्या की गिनती करना। तो कैसे डाटा इकट्ठा किया जाता है, जनांकी कैसे की जाती है, तो इसके कई तरीके हैं। एक जनगणना करना जो हर साल होती है, 10 साल पे भारत में। फिर जनसंख्या रजिस्टर, पॉपुलेशन रजिस्टर से होते हैं। प्रतिदर्श पंजीयन योजना, एक होता है ना कि बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है हर नगर निगम में, कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो आप उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, पंजीकरण कराइए, कोई मर गया तो उसका पंजीकरण कराइए। तो उसको जब बैलेंस किया जाता है तो पता चलता रहता है करंट का, कि इस समय कितने बच्चे जन्म लिए और कितने लोग बूढ़े लोग मर गए। तो ये पंजीकरण योजना के अंतर्गत आता है। फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण होता है, नेशनल सैंपलिंग सर्वे, ये कलकत्ता में गवर्नमेंट की एजेंसी है जो सैंपलिंग करती है, आंकड़े इकट्ठा करती है, तो वो भी जनगणना के बारे में आंकड़े देती है। फिर स्वास्थ्य सेवाएं रिकॉर्ड, हेल्थ सर्विस रिकॉर्ड से भी पता चल जाता है। अभी जो है एक मैं आज पढ़ रहा था पेपर में दिया है कि भारत में इस कोरोना में अप्रैल से मई के बीच में 24 लाख लोग मरे। सरकारी आंकड़ा कुछ भी हो, 24 लाख लोग भारत में मरे हैं कोरोना से एक महीने के अंदर। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य सेवा रिकॉर्ड भी बता देता है। अभी आप देख रहे होंगे कि उतनी मौतें अस्पतालों में नहीं हो रही ना, उतने लाशें जो है शमशानों में जल रही हैं कोरोना की वजह से। लेकिन कल या परसों बिहार ने 9,000 लोगों का आंकड़ा जोड़ा एक साथ एक ही दिन में। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो पहले मरे थे उनका अब बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, उनकी मौतों को अब जोड़ के दिखाया जा रहा है। तो ये एक तरीका होता है, स्वास्थ्य सेवा रिकॉर्ड के जरिए भी जनसंख्या की गणना होती है। विशेष सर्वेक्षण, कभी कभी गवर्नमेंट विशेष सर्वेक्षण कराती है विकास के लिए, तो वो एक तरीका है जनांकी जनगणना का। जनांकी करके आया था क्वेश्चन टिप्पणी में। रोग संबंधी रजिस्टर, डिसीज रजिस्टर से भी पता चल जाता है कि इस रोग पे लोग इतने भर्ती हो रहे हैं और इतने लोग जो है जो इस रोग से ग्रसित होते हैं वो इतनी आयु पे मर जाते हैं। तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं जनसंख्या किस तेजी से बढ़ेगी आने वाले समय में या किस तेजी से घटेगी। ठीक है, जैसे कोरोना हुआ है, अब इसके आंकड़े आने वाले समय में आएगा कि जो लोग ठीक हो गए वो उसके बाद कितने साल तक सर्वाइव, कोरोना से ठीक तो हो गए लेकिन उसके बाद उनका जीवन पूरा चला कि वो कम आयु में ही किसी और बीमारी के शिकार होकर मर गए। तो ये सब चीजें बताएंगी आगे चल के, अभी तो बहुत बात की बात है, आंकड़े का बात है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको जनसंख्या की जनगणना करने में काम आती है। तो जनगणना तो हर 10 साल पे होती है भारत में। और सबसे पहली जनगणना कब कराई गई थी, 1872 में भारत में कराई गई थी अंग्रेजों के समय में। उसके बाद हर 10 साल पे हो रही, लेकिन इस बार नहीं हो पाई कोरोना की वजह से, नहीं तो आंकड़े आ जाते हैं आपके पास 2021 में, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, जनगणना। फिर जनसंख्या रजिस्टर, तो स्वीडन है, फिनलैंड है, बेल्जियम है, इसराइल है, ताइवान, कोरिया, ये सब देश ऐसे हैं जो जनसंख्या रजिस्टर रखते हैं।
उसके जरिए ये लोग जनसंख्या इकट्ठी करते हैं। भारत में जो है जनगणना की जाती है, तो हर देश का अपना अपना सिस्टम होता है। भारत में जनसंख्या रजिस्टर जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। और प्रतिदर्श पंजीयन योजना, जैसे कि आप जानते हैं प्रत्येक समुदाय में जन्म मृत्यु विवाह रिकॉर्ड रजिस्टर होता है। जैसे कि आप क्रिश्चियनों में देखेंगे, क्रिश्चियनों में एक सिस्टम बहुत अच्छा है, उनकी चर्च में इस चीज का रिकॉर्ड होता है कि कौन बच्चा हमारे वहाँ जन्म लिया और किस आदमी की मृत्यु हुई। तो उनका तो पूरा रजिस्टर मेंटेन रहता है, और हर परिवार किसी न किसी चर्च से जुड़ा होता है। कोई क्रिश्चियन ऐसा नहीं होता कि संडे को पूजा ना करे, कितना भी बड़ा पापी हो। तो वो चर्च जाते ही हैं, और चर्च के थ्रू ही उनका सब कुछ होता है, चाहे वो विवाह हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जो हो। तो उनके वहाँ रजिस्टर मेंटेन रहता है। फिर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है, मंदिर में आप जाके नोट नहीं कराते कि कौन आदमी जिंदा हुआ, कौन मर गया। तो हमारे वहाँ कोई रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनों में है रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था, मुस्लिमों में भी नहीं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण मुख्य उद्देश्य होता है प्रतिदर्श यानी सैंपल इकट्ठा कर। और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण हमारे देश में भी होता है, इसकी एक संस्था है NSS। तो इसके दौरान 1950 में पहले किया गया था, जिससे क्या मुद्दे